साथियों नमस्कार। पद्मेश तेलंग फिर हाजिर है। हम अभी राजस्थान राज्य की राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं। अ, हमने आज चर्चा करनी है उच्च न्यायालय पे। इंडिया लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर हमने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की थी, सर्वोच्च न्यायालय की। इसी तरह से राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में अब मैं न्यायपालिका की बात करने जा रहा हूं। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय जो है वो शीर्षस्थ राज्य स्टेट का सबसे शीर्ष निकाय है, सिस्टम है हाई कोर्ट। और भारत में इसका जो इतिहास थोड़ा सा बताऊं हाई कोर्ट्स का, कि एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 बना। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, उसमें 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे अंग्रेजों के राज में। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय बना। और फिर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया ब्रिटिश शासनकाल में, उसके अंतर्गत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की धारणा आई। हम अभी अनुच्छेद की बात करें संविधान की, तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान ने भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालयों के लिए, हाई कोर्ट के लिए प्रावधान किया कि ये स्टेट में, राज्यों में उच्च न्यायालय काम करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान हमने बताया, उसमें अनुच्छेद 214 है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। वहां से चल के 231 तक अनुच्छेद आता है, 15, 16, 215, 216, 217, फिर 221, 225, 226, 230, 231 के उच्च न्यायालय होंगे। फिर उनका गठन कैसे होगा, उनके न्यायाधीशों के पद के लिए क्या नियुक्ति और शर्तें होंगी, उनका वेतन क्या होगा, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इन सब की चर्चा इन अनुच्छेदों में है। तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। और इनकी योग्यता ये होगी कि ये भारत के नागरिक हों और 10 वर्ष तक या अधिक समय तक भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहे हों, या फिर 10 वर्ष से अधिक उच्च न्यायालय में एडवोकेट लगातार बने हुए हों। ऐसा व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं, वो संविधान ने कोई संख्या तो स्पष्ट नहीं की है, पर राष्ट्रपति अपने विवेक से हर राज्य में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकता है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जैसे राजस्थान का, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है, इन 3 लोगों से, राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनकी सलाह से भारत का राष्ट्रपति राज्य के हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। शपथ लेंगे, ये न्यायाधीशों का कार्यकाल होगा। कार्यकाल में 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। फिर इसको 60 से 62 कर दिया था, पहले 60 थी। और त्याग पत्र दे सकता है न्यायाधीश, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। और महाअभियोग भी, किसी ने कदाचार किया है, गलत काम हुआ है, और इसमें जो सदन है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो महाभियोग की कार्रवाई का प्रावधान है, वैसा ही कार्रवाई का प्रावधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भी हो सकता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति कर सकता है। न्यायाधीशों को हटा सकता है केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, यदि कोई कदाचार या अक्षमता सिद्ध हो जाती है तो। और वेतन भत्ता संसद जो तय करता है उसके हिसाब से इनको दिया जाता है।
हाई कोर्ट की भी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंटली काम करें किसी बिना भय के, और इसके लिए कुछ संविधान ने सुरक्षा इनको दी है कि इन न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, अन्य कोई दखलंदाजी मंत्रिपरिषद की या विधायिका की नहीं होगी। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन, मूल जुरिस्डिक्शन जो है, क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का, वो मामलों की जो प्रथम सुनवाई है, आवेदक सीधे उच्च न्यायालय में जा सकता है। हाई कोर्ट में कोई भी नागरिक न्याय के लिए उच्च न्यायालय में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो अपील के माध्यम से जाए, कि पहले नीचे हारे और फिर उसकी अपील करे उच्च न्यायालय में। कुछ मामलों में ये मूल क्षेत्राधिकार में जा सकता है। इसमें रिट का अधिकार है अनुच्छेद 226 में, कि रिट उच्च न्यायालय के पास जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार नागरिकों के, उसको लागू करने और किसी और कोई अनुदेश हो, कोई कानूनी बिंदु के आधार पर उसमें रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को है। अपीली क्षेत्राधिकार है कि नीचे की कोर्ट पे अगर कोई न्याय होता है, ऑर्डर होता है, उससे कोई पार्टी असंतुष्ट होती है तो अपील कर सकती है उच्च न्यायालय में आकर, तो ये क्षेत्राधिकार है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार भी है हाई कोर्ट को। पर्यवेक्षी का मतलब ये है कि अपने क्षेत्राधिकार में जितने न्यायालय नीचे के चलते हैं और न्यायाधिकरण चलते हैं, उनका वो अधीक्षण कर सकते हैं, उनको रेगुलेट और उन पर नियंत्रण और उनका वॉच कर सकते हैं। यह हाई कोर्ट को पावर है। अधीनस्थ कार्यालयों पर नियंत्रण रख सकते हैं। और अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है अनुच्छेद 215 में कि हाई कोर्ट के जो आदेश हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं और बिल्कुल उनको जो निर्णय है, कार्रवाई है, उसको स्थायी रूप से मेंटेन किया जाता है। और भविष्य में अन्य कहीं केसेस भी कोई आते हैं तो जिसको कहते हैं दृष्टांत, साइटेशन, उन आदेशों को, हाई कोर्ट के उन आदेशों को उन आने वाले भविष्य के किसी केस में भी रेफर किया जा सकता है कि देखिए हाई कोर्ट ने अमुक तारीख को इस समान बिंदु पर यह निर्णय दिया है। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान राज्य का जो गठन हुआ था, उस गठन से पूर्व राजपूताना जो हमारा राज्य था, उसकी प्रत्येक रियासत का एक अपना उच्च न्यायालय हुआ करता था और अधीनस्थ न्यायालय भी हुआ करते थे। फिर बी आर पटेल साहब की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर जोधपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आज राजस्थान का मुख्य जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। ये बी आर पटेल साहब की एक समिति थी, उसके तहत स्थापित हुआ था। और राजस्थान उच्च न्यायालय की भी खंडपीठ होती है, ज्यादा केसेस होते हैं तो खंडपीठ है। जोधपुर में तो मुख्य पीठ है और जयपुर में एक खंडपीठ और काम करती है राजस्थान की हाई कोर्ट की। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के थे कमलकांत वर्मा राजस्थान के, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, वो न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। अभी 2024 से ही इनको स्थापित किया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश की हम चर्चा करें, नुपुर भाटी हैं, रेखा बोराणा नाम है, शुभा मेहता है। ये 3 महिला न्यायाधीश हैं, नुपुर भाटी, रेखा बोराणा, शुभा मेहता। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत तो 50 है और वर्तमान में 32 ही काम कर रहे हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश कभी रहे हैं, उनमें से जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करके भेजा गया, कुछ नाम बताऊं मैं, के एन वांचू, ए आर लक्ष्मण, एस रविंद्र भट्ट, ऑगस्टन जॉर्ज मसीह, ये इत्यादि कुछ लोग राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका जो कार्यकाल है, सबसे पहले की मैं बात करूं, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा 1949 से 1950 एक साल रहे। और अभी वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 6 फरवरी 2024 से चल रहा है और ये रनिंग है। इसके बाद हम आते हैं स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। हमने स्टेट लेवल पे मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री,
राज्यपाल इनकी चर्चा की। अब स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन नीचे किस लेवल पे चलता है, गांव के लेवल पे, नगर पालिका के लेवल पे, जिला लेवल पे, उसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन। और गांव तक जब जाता है वो शासन तो उसको कहते हैं पंचायती राज। उसकी हम चर्चा करेंगे कि 1882 में ब्रिटेन के जो लॉर्ड रिपन थे, उन रिपन ने स्थानीय स्वशासन को आवश्यक समझा कि ये लोगों को शिक्षित करने का साधन होगा, और इसलिए रिपन साहब का ये सोच था कि स्थानीय स्वशासन के विकास को भारत में किया जाना चाहिए। तो स्थानीय जो स्वायत्त स्वशासन है, स्थानीय स्वायत्त, स्वायत्त मतलब इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र, स्वशासन अपना खुद का शासन जिसको कहते हैं पब्लिक का, ये शब्द है स्थानीय स्वायत्त स्वशासन। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है और नगरीय स्थानीय स्वशासन है। पूरा राज्य गांव में भी बटा हुआ है, शहरों में बटा हुआ है। तो स्वशासन ग्रामीण लेवल पे हो, ग्रामीण लेवल पे स्वशासन के लिए जिला परिषद काम करती है, पंचायत समिति काम करती है, ग्राम पंचायत काम करती है, क्रमशः ऊपर से नीचे तक। थोड़ा बड़ा लेवल है तो जिला परिषद है ग्रामीण के लिए, फिर पंचायत समिति है नीचे कुछ अमुक अमुक खंड पे, और फिर उससे नीचे बहुत छोटे जो गांव है वहां ग्राम पंचायत काम करती है। नगरों की बात करें हम, शहरों की, तो शहरों में जो स्थानीय स्वशासन है उसमें जो बड़े नगर हैं उनमें नगर परिषद, नगर निगम है, थोड़े छोटे नगर हैं वो नगर परिषद है, और उससे छोटे जो नगर हैं उनमें नगर पालिका है। तो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ये आपके नगरों में स्थानीय स्वशासन है। ग्रामीण स्वशासन की बात करूं तो उसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें 1992 में इसको ग्रामीण स्वशासन को संविधान में ही शामिल कर दिया गया। तो पंचायती राज की मैंने चर्चा की थी कि ग्रामीण स्वशासन में पंचायती राज आए। पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, मेथड है। और भारतीय संविधान का जो भाग 9 है उस अनुच्छेद में 243 से 243 तक में इस पंचायती राज की का उल्लेख है, परिभाषा है। और उन परिभाषाओं के बाद फिर अनुच्छेद जो हैं, पंचायत, पंचायतों का गठन कैसे होगा, ग्राम सभा कैसे बनेगी, सबसे पहले ग्राम सभा, फिर ग्राम सभा के बाद पंचायतों का गठन होगा, पंचायतों की संरचना कैसे होगी, पंचायतों की अवधि कैसे होगी, पंचायतों के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, ये सारी चीज, पंचायतों द्वारा लोकल लेवल पे टैक्स लगाने की क्या शक्ति है, ये बहुत सारी चीजों का वर्णन है। तो पंचायती राज का जो हम विकास की बात करें, जो हमने कहा था लॉर्ड रिपन ने ये कंसेप्ट रखा था, तो पंचायती राज का जो विकास हुआ गांवों के स्तर पर, एक 1957 में बड़ी मशहूर समिति बैठी गई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कुछ सिफारिश की। उन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण मतलब हर चीज सेंट्रलाइज नहीं हो कि हर चीज के लिए राज्य की राजधानी की ओर मुंह ताका जाए या देश की राजधानी दिल्ली की ओर मुंह ताका जाए। नागरिकों के लिए सबसे नीचे के लेवल पे भी शासन मिले उनको अपना, इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र हो लेकिन विकेंद्रीकरण हो, केंद्र का थोड़ा विकेंद्रीकरण के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना किया जाए, और इस शब्द को बाद में पंचायती राज कहा गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायत। तो पंचायती राज में उनकी समिति में ने कहा कि 3 स्तर की व्यवस्था कीजिए, 3 स्टेज पे। सबसे पहले बिल्कुल नीचे की जो सबसे छोटी यूनिट है देश की, ग्राम स्तर, उस पर ग्राम पंचायत बनाइए और उसमें सीधा इलेक्शन कराइए, गांव के लोग मिलके लोग उसका इलेक्शन करें। फिर ग्राम स्तर के ऊपर जनपद या खंड स्तर, थोड़ा सा खंड जो स्तर है उन पे आप पंचायत समिति बनाइए, और पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, यानी नीचे जो ग्राम पंचायत में चुन के लोग सदस्य हैं वो मिलके पंचायत समिति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन करें, और फिर पंचायत समिति वाले लोग मिलकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन करके जिला स्तर पर जिला परिषद बनाए। तो देखिए 3 स्टेज गांवों के पंचायती राज के लिए। सबसे नीचे की यूनिट ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद। इनमें
बलवंत राय मेहता की समिति ने जब ये सिफारिश की तो पूरे देश में राजस्थान पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य था। सबसे पहले राजस्थान ने इनिशिएट किया कि हाँ, हम पंचायती राज की स्थापना करते हैं। और पंचायती राज का उद्घाटन, डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को उस समय जो प्रधानमंत्री थे देश के, जवाहरलाल नेहरू, वो आए और जिला नागौर में एक छोटा सा गांव है बगदरी, बगदरी गांव से पंडित नेहरू ने पंचायती राज, राजस्थानी पंचायती राज की स्थापना की। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आया 1959 में, और अब तो पूरे ही देश में ये पंचायती राज सिस्टम है। एक समिति और आती है, अशोक मेहता समिति, 1977 में, 20 साल बाद। 1957 में बलवंत राय की, उसके बाद 20 साल बाद अशोक मेहता समिति आई। इसने भी कुछ सिफारिशें की। इसने कहा था 3 स्टेज मत करो, 2 स्टेज कर दो, जिला स्तर पर जिला परिषद कर दो, और नीचे का गांवों का एक बड़ा समूह बना लो, उसको मंडल पंचायत कह दो। मतलब ग्राम पंचायत हटा दो और सीधा मंडल पंचायत आ जाए और जिला परिषद आ जाए, 2 स्टेज पे कर दी जाए। ये उनकी अपनी अपनी अकल की, अपनी समझ की सिफारिश थी। फिर इसमें बहुत सारी पंचायती राज के लिए समिति आती है। GV के राव समिति आती है, LM सिंघवी समिति आती है, गॉडगिल समिति आती है, थुंगन समिति आती है। तो अलग अलग की सिफारिशें चलती रही, लेकिन पंचायती राज का राजस्थान राज्य में स्थापना हो गई। राजस्थान सरकार ने कुछ समितियां और गठित की। एक सादिक अली समिति 1964 में की, इसने भी कुछ सिफारिश की। एक गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में आई, इसने भी राजस्थान सरकार के लिए कुछ सिफारिशें की। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है। उसमें भी पंचायत में कुछ भाग जोड़े गए, अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन किया गया, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसके बाद 73वां जो संशोधन अधिनियम की बात कर रहा हूँ, इसमें ग्राम सभा के लिए कुछ कहा गया कि ग्राम सभा होगा, प्रमुख इसका सरपंच कहलाएगा, और त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। ग्रामीण स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 73वां संशोधन अधिनियम की विशेषताएं थी 1992 की सिफारिश पर। और आगे हम चले तो जब हम, जैसा हमने बताया, ग्रामीण स्तर पर तो ये व्यवस्था हो गई, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, है ना, और ग्राम सभा वगैरह इत्यादि की चर्चा की। एक हम इसी क्रम में बात करें राज्य चुनाव आयोग की। जैसे केंद्र में इलेक्शन कराने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग है, ऐसे ही राज्यों में भी एक चुनाव आयोग होता है। संविधान में अनुच्छेद 243 के में इसको प्रावधान दिया गया है, और इसमें फिर ये चुनाव कराते हैं, इनकी अध्यक्षता में, इनके संरक्षण में चुनाव होते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर भी चुनाव होते हैं, और ग्रामीण स्तर का जैसे हमने बात की पंचायत समिति, जिला परिषद, तो गांवों के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, पशुपालन है, डेयरी है, कुक्कुट पालन है, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी है, कृषि है, भूमि विकास है, सड़क पुलिया है ना, विद्युतीकरण वगैरह, ये सब मैटर को ये देखती है। एक इसी क्रम में एक आता है पैसा, PESA अधिनियम 1996 का, पैसा अधिनियम कहलाता है। पैसा अधिनियम को जो भाग 9 है संविधान के, उसके प्रावधान में जो 5वीं अनुसूची है, उसमें कुछ सेलेक्टेड क्षेत्र तय किया गया। उस क्षेत्रों में कुछ अपवाद तय के आधार पर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, और फिर कुछ संशोधन किए, और उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान दिया कि सब पैसा अधिनियम हम लागू करेंगे। और पैसा अधिनियम में वर्तमान में, मतलब ये संविधान के प्रावधान है, वर्तमान में 10 राज्यों में ये पैसा लागू होता है अधिनियम। आंध्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र वगैरह है, गुजरात है। इसमें इन 10 राज्यों में पंचायती राज अधिनियम में कुछ संशोधन किया गया है। ये थोड़ा सा रेफरेंस दिया मैंने। फिर उस पर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
आता है उसमें कुछ प्रावधान किए। तो ये सारी चीजें ग्रामीण स्तर का जो स्वशासन है उसकी हमने बात की। अब मैं नगरीय स्थानीय स्वशासन की बात करूं कि नगरों में, शहरों के लिए क्या है। तो नगर पालिका हमने कहा, बड़ा शहर है तो नगर परिषद, उससे बड़ा है तो नगर निगम। तो नगर पालिका से बात करता हूं कि नगर पालिका कहाँ होगा और नगर निगम कहाँ होगा। जो बड़े नहर शहरी क्षेत्र हैं नगर निगम, वहां सबसे जो बड़े शहर हैं उनमें नगर निगम होगा। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है वहां नगर निगम बनेगा, और 1 से 5 लाख तक की जनसंख्या में नगर पालिका होगी और नगर पालिका परिषद होगा, और फिर नगर पंचायत है या और भी कोई नाम है, नगर पालिका कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। 1 लाख से कम जनसंख्या के लिए भी प्रावधान है। फिलहाल राजस्थान सरकार ने नगर पंचायत नाम का कोई नाम नहीं रखा है और उसको नगर पालिका कहा है। तो क्या तय हुआ कि नगर निगम 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पे नगर पालिका परिषद, नगर परिषद जो है वो 1 से 5 लाख तक, और उससे जो नीचे 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर हैं उन पर नगर पालिका काम करेगी। तो राजस्थान में आज की तारीख में 13 तो नगर निगम है, 36 नगर परिषद है और 169 नगर पालिका काम कर रही हैं। इस प्रकार राजस्थान में कुल 218 नगर पालिका हैं और शहरी स्थानीय निकाय जो हैं वो काम कर रहे हैं। संरचना कैसे है कि चुनाव के लिए प्रत्येक नगर को मोहल्ले वाइज या वार्ड वाइज निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है और उसमें चुनाव होता है। वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो सीधा चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और अपने अपने वार्डों का मेंबर सदस्य तय करते हैं और उन सदस्यों का फिर सदस्य मिलके नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसमें लोकल इलेक्शन होता है नगर लेवल पे, फिर वार्ड की समितियां बनाती हैं नगर पालिका कैसे काम करेंगी। नगर पालिका कुछ वार्ड समिति बनाती हैं, अपने जो वार्ड हैं उनको कुछ मिलाकर अलग अलग वार्ड फिर अलग अलग अपना काम देखते हैं। कुछ आरक्षण का भी इसमें प्रावधान दिया गया है कि कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है और 5 वर्ष तक ये काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 50 वर्ष से ऊपर की उम्र का है वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसके बाद जिला योजना समिति है, महानगरीय योजना समिति है। हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, इसमें फिर नगर पालिका, नगर परिषद, इनके व्यवस्था के लिए, इनके शासन के लिए कुछ राजनीतिक प्रमुख होते हैं। जो नगर निगम में जैसे उनको राजनीतिक प्रमुख को महापौर कहते हैं और नगर पालिका परिषद में उसको अध्यक्ष कहते हैं, नगर पालिका में उसको अध्यक्ष कहते हैं। उसके बाद जैसे प्रशासनिक प्रमुख में नगर निगम जो है उसमें कमिश्नर की पोस्ट होती है, सीईओ, और नगर पालिका में कमिश्नर होते हैं, और नगर पालिका जो होती है इसमें कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ये लोग फिर अपनी नगर लेवल पे अपना काम करते हैं। नगर पालिका से संबंधित 18 विषय हैं। उसमें लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, भूमि उपयोग का विनिमय है, भवनों का निर्माण है, गंदी बस्ती की सुधारों का प्रावधान है, नगरीय सुविधाओं, पार्क, उद्यान वगैरह की बात है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। राजस्थान में जो पंचायतों की संरचना पे मैं वापस थोड़ा लौटूं। पंचायती राज जो है, ग्राम लेवल का जो स्वशासन है, जैसा हमने आपको बताया कि पंचायती राज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ग्राम पंचायत जो सबसे नीचे है उसका जो हेड होता है, सिलेक्शन इलेक्शन होके आता है, उस हेड को सरपंच कहते हैं। और पंचायत समिति जो ये सब फिर ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं। पंचायत समिति का हेड प्रधान कहलाता है और फिर पंचायत समिति सब जो मिलकर जिला परिषद बनाते हैं उसका हेड प्रमुख कहलाता है। और सबसे जो छोटी यूनिट हमने ग्राम पंचायत की बनाई, उस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा भी होती है, वार्ड सभा भी होती है। तो क्रमशः हमने गांवों का ये जो
स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में डाला। और उसी क्रम में फिर मैं वापस राजस्थान में शहरी प्रशासन की बात करूं तो 1864 अंग्रेजों के काल में 1864 में राज्य की पहली नगर पालिका, ये अंग्रेजों का कंसेप्ट था नगर पालिका वगैरह का, पहली नगर पालिका माउंट आबू में स्थापित की गई थी राजस्थान राज्य में 1864 में। पंचायती राज और स्वशासन और ये सब तो कंसेप्ट बाद में आए होंगे, लेकिन 1864 में माउंट आबू में पहली नगर पालिका बनी और पहली निर्वाचित नगर निगम, निर्वाचित जिसमें बकायदा इलेक्शन हुआ, वो ब्यावर में बनी 1867 में। और स्वतंत्रता के बाद, देश की आजादी के बाद 1951 में पहली बार जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951 लागू हुआ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951, उसको लागू करने से संपूर्ण राजस्थान राज्य में फिर स्थानीय प्रशासन, शहरी प्रशासन की एक रूपता स्थापित की गई। और वर्तमान में राज्य में जैसा आपने बताया 10 नगर निगम हैं। जयपुर में 2 नगर निगम काम कर रहे हैं, जोधपुर में 2 काम कर रहे हैं, कोटा में 2 काम कर रहे हैं और बाकी नगर निगम अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में और भरतपुर में है। और वर्तमान में राज्य में 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाएं काम कर रही हैं। इस तरह से कुछ ये हमने बात बताया। अब आते हैं हम इसके बाद हम राजस्थान में, ये तो हमने स्वशासन उसकी बात की, हम इसके बाद बात करेंगे जिला प्रशासन की। जिला किस तरह से काम करते हैं राजस्थान में। देखिए, जिला प्रशासन में क्या होता है कि प्रशासनिक दृष्टि से पूरे राजस्थान राज्य को 10 तो संभाग, डिवीजन, और संभागों में कुल जिले 50। अभी लेटेस्ट कुछ जिले कम कर दिए हैं भजनलाल सरकार ने, जो अशोक गहलोत के पीरियड में बने हुए थे, लेकिन संभाग हैं, डिवीजन। उन डिवीजनों में कुछ जिले हैं, जिलों की संख्या है, और फिर प्रत्येक जिले को तहसील, उप तहसील और गांव में विभाजित किया गया है। ये प्रशासनिक ढांचा है राजस्थान राज्य का। तो संभाग की बात करूं, जैसे एक उदाहरण लूं, जैसे उदयपुर संभाग है, डिवीजन है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। तो इसमें 5 जिले आते हैं: उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूबर, है ना। जयपुर जैसे है, जयपुर संभाग 1987 में स्थापित हुआ, उसमें जयपुर शहर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरथल, तिजारा और अलवर, ये 7 जिले हैं। तो जिले, संभाग में जिले, और जिले के नीचे फिर तहसील, उप तहसील, गांव। एक संभाग के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट से संभागीय आयुक्त होता है, और संभागीय आयुक्त प्रशासन लेवल पर ये एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का। ये राजस्थान सरकार का सीनियर लेवल का आरएएस ऑफिसर भी हो सकता है, आईएएस लेवल भी होता है। ये प्रशासन का संभागीय आयुक्त संभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला प्रशासन, चूंकि पूरे प्रशासन को, पूरे राज्य को जिला लेवल पे बांटा गया है, तो जिला प्रशासन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जिला प्रशासन का उद्देश्य होता है कानून और व्यवस्था को लागू करे, सरकार का भू राजस्व जो है उसको संग्रहित करे, और शहरी और ग्रामीण जो जिले में जनसंख्या आती है उसका कल्याण सुनिश्चित करे। इलेक्शन जब होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, उनके चुनाव करवाए। तो जिला को फिर उपखंड प्रशासन में बांटा जाता है, सब डिवीजन है, फिर छोटे जिला को, डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट है, संभाग के बाद जिला है, और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट के बाद उपखंड प्रशासन है, सब डिवीजन है। तो सब डिवीजन जो प्रशासन है वो जिला और तहसील स्तर के मध्य कोऑर्डिनेशन का काम करता है। राजस्थान में 323 उप संभाग हैं, सब डिवीजन है, और इस स्तर पर प्रशासन के लिए एक उपखंड अधिकारी, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, आरएस रैंक का बंदा काम करता है। उपखंड अधिकारी उपखंड लेवल पे। उपखंड के नीचे फिर तहसील आते हैं। तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था में भी
नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये भी आरएस की एग्जामिनेशन के मार्फत आते हैं और एसडीओ के अंडर में काम करते हैं। तो मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि डिविजनल कमिश्नर डिवीजन संभाग लेवल पे है, उसके अंडर में जिला लेवल पे कलेक्टर है, उसके नीचे सब डिवीजन जो है उसमें एसडीओ काम करता है और एसडीओ के अंडर में तहसील जो काम करती है उसमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम करते हैं। उसके नीचे फिर जो पंचायत वगैरह आती है उसमें पटवारी वगैरह काम करते हैं। ये सब सरकारी अधिकारी हुआ करते हैं। तो जब तहसील की बात कर रहे हैं हम, जिला के जो नीचे तहसील है वो 426 तहसीलें हैं राजस्थान में और तहसीलों का जो प्रभारी अधिकारी होता है उसको ही हम तहसील कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं। और उसके बाद जो तहसील और फिर उप तहसील जो होता है, उप तहसील में फिर नायब तहसीलदार होता है, वो उससे नीचे लेवल का अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर का जो कंसेप्ट था वो देखा जाए तो ब्रिटिश काल में विकसित किया गया था और आज की तारीख में जिला कलेक्टर आईएएस लगते हैं जो भारतीय लोक सेवा जो यूपीएससी है उसके अधिकारी होते हैं। जिला कलेक्टर के कार्य हमने आपको बता ही दिए कि पूरे जिले का इंचार्ज होता है। और मजे की बात देखिए कि रेमजे मैकडोनाल्ड रेमजे ने जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की कि कछुए की पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। यानी इससे बस ये लगा लीजिए कि जिला लेवल पे जिला कलेक्टर कितना इंपॉर्टेंट अधिकारी होता है। तो कलेक्टर के रूप में वो काम करता है। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करना, सरकारी ऋण है, फाइनेंस का जितना मैटर है, उत्पाद शुल्क राजस्व है, रॉयल्टी है, खनन का जो उपकर है, इन सब का भू राजस्व का आकलन करता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर क्या काम करता है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे जिले में, पुलिस और व्यवस्था काम करती रहे। जिला प्रशासक के रूप में क्या काम करता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये जो उनके अंडर में कर्मचारी काम करते हैं उप संभाग और तहसील पे, उनका प्रशासक है वो। और जिला विकास के अधिकारी के रूप में क्या काम करता है कि जो विकास और योजनाएं नीति आ रही हैं सरकार की उनको लागू करें। यानी कलेक्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। और 2009 में, वर्ष 2009 में आरएस के जो अधिकारी हैं स्टेट लेवल के, पहले तो आईएएस ही लगते थे इसमें जिला कलेक्टर में, लेकिन 2009 में आरएस के अधिकारियों को जो प्रमोट होके काफी सीनियर हो जाते हैं उनको पहली बार जिला कलेक्टरों के रूप में भी स्थापित किया गया है 2009 से। ये जिला समन्वयक होता है कलेक्टर, आपदा प्रबंधन करता है, कोई अचानक संकट आता है, चुनाव का संचालन करता है, खाद्य और नागरिक आपूर्ति करता है और बहुत सारे काम करता है। उसके अंडर में जो हमने बताया उपखंड अधिकारी एसडीओ भी राजस्व संबंधी जब काम करता है तो एसडीओ कहलाता है, प्रशासनिक काम करता है। और जब मजिस्ट्रेट न्यायिक काम करता है तो उसको एसडीएम कहते हैं। मतलब इसके भी डबल काम है, प्रशासनिक काम करोगे तो एसडीओ की सील पे करोगे और न्यायिक काम जब करोगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ये सारी बातों, मतलब आप एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट एसडीएम कहलाओगे। और राज्य संबंधी काम करोगे तो सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ कहलाओगे। और उपखंड अधिकारी जो ये होता है एसडीओ या एसडीएम जिस जो भी है, ये आरएस का अधिकारी होता है, आरएस स्तर का अधिकारी होगा। इसके भी कार्य वही है, एसडीएम के रूप में जो कलेक्टर जिला लेवल पर करता है, एसडीएम मजिस्ट्रेट के रूप में लॉ एंड ऑर्डर, जिला पुलिस, जेल, पुलिस थाना, इनका पर्यवेक्षण। और एसडीओ के रूप में भू अभिलेख से संबंधित पद जो उसके अंडर में तहसीलदार, उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, उन सब के जो भू राजस्व के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसकी जो राजस्व आती है उसका कंट्रोल, उसका देखना। और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो उसके अधीनस्थ ये जो अधिकारी हैं तहसीलदार वगैरह, इन सब के प्रशासनिक रूप के में कंट्रोलर। तहसीलदार की हमने बात की, इसी तरह से भी तहसीलदार अपना काम करते हैं उपखंड के नीचे। और तहसीलदार का जो पद है वो भी आरपीएससी, आरएस के एग्जाम की जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज है उसमें प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आता है।
और उससे अंडर के जो पद हैं नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, ये फिर पूरा एक प्रशासन काम करता है। तहसीलदार की भूमिका भी वही है, भू राजस्व का काम करेगा, भू अभिलेख रिकॉर्ड का काम करेगा, उप राजकोष का काम करेगा, राजस्व संबंधी जो तो उसके तहसील में विवाद है उनको तय करता है, राशनिंग करता है, राशनिंग खाद्य पूर्ति वगैरह का, ये इस तरह के मुख्य काम है। एक डेजिग्नेशन और होती है कानून गो गिरदावर। कानून गो गिरदावर का भू राजस्व जो अधिनियम है 1956, उसमें इसकी नियुक्ति होती है और तहसील मुख्यालय पर ये काम करता है, तहसीलदार के अंडर में काम करता है और तहसीलदार इसके मार्फत से भू राजस्व संबंधी जो इनकम है, आवक वगैरह है, उनकी काम करता है। गिरदावरी का काम करता है कि कितना भूमि पे कितनी फसल हो रही है, क्या है, ये सब जो पटवारों का काम है, पटवारियों का, वो काम का कंट्रोल करता है कानून गो गिरदावर। एक पटवारी की पोस्ट होती है फिर नीचे गांव लेवल पे। ये पटवारी का पद मुस्लिम शासकों के समय से चला आ रहा है। ये देखा जाए तो गांव का बिल्कुल सबसे नीचे लेवल का अधिकारी होता है, जिसका सीधा सीधा कंट्रोल गांव की जमीनों, राजस्व अधिनियम, भू राजस्व अधिनियम और जमीनों का सीमांकन, ये सारा काम वो देखता है। राजस्थान में राजस्व न्यायालय का मुख्यालय अजमेर में है, रेवेन्यू बोर्ड जिसको कहते हैं अजमेर में। उसके अंडर में ये पटवारी, कानून को गिरदावर, इन सब के कामों का आकलन, समीक्षा इत्यादि होती है। पटवारी का भी वही काम है, राजस्व संग्रहण करेगा, जो भू राजस्व आना चाहिए जमीनों से, भूमि सुधार की बात करेगा, ग्रामीण विकास की बात करेगा, सांख्यिकी संबंधी कार्य करेगा, डिटेल लेना है, कितनी फसल हुई, कितना पशुधन है, कितना सिंचाई है, ये सब पटवारी काम करता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, इसमें एक संशोधन हुआ इस विधेयक में 2021 के बाद। उसमें ग्राम सेवक एक पद जो था, उस ग्राम सेवक का पद को नाम को बदलकर अब ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है। पहले ग्राम सेवक भी हुआ करते थे जो इस तरह का गांव के काम करते थे, अब उनको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। ये तो हमने बात की प्रशासनिक की। इसी तरह से जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन क्या काम करता है? राज्य में, पूरे राज्य की बात करें, राज्य में पुलिस प्रशासन का जो प्रमुख है वो पुलिस महानिदेशक, DIG, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP कहलाता है पूरे राजस्थान राज्य का। और फिर कुछ जिलों को मिलाकर एक पुलिस रेंज बनाई गई है, उसमें उसका जो लीडर है वो पुलिस महानिरीक्षक IG कहलाता है। और फिर जिला स्तर पर जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जिला स्तर पर जिला प्रशासन का जो नेतृत्व है वो जिला पुलिस अधीक्षक SP करता है। SP की पोस्टिंग UPSC IAS पोस्ट के साथ IPS के रूप में, इंडियन पुलिस सर्विसेज के रूप में जो करता है वो जिला पुलिस अधीक्षक होता है। तो मोटे तौर पे ये आप समझिए कि जिला लेवल पे प्रशासनिक जो अधिकारी है वो IAS है, UPSC से आता है, केंद्र सेवा आयोग से, और IAS के साथ ही जो IPS की पोस्टिंग होती है UPSC करती है, वो जिला लेवल पर भारतीय पुलिस सेवा IPS का अधिकारी जिला लेवल पर SP बनता है, वो पुलिस प्रशासन को देखता है। फिर SP की सहायता के लिए DYSP हैं, डिप्टी SP हैं, जिनको RPSC RS के साथ जिनकी पोस्टिंग होती है DYSP की। फिर सर्किल के ऑफिसर हैं, CO हैं, पुलिस निरीक्षक हैं, ये लोग काम करते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, जैसे हमने कलेक्टर की बात की, वैसे जिला पुलिस अधीक्षक के जो मुख्य कार्य हैं, अपराधों पर नियंत्रण करेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखेगा, धार्मिक जुलूस और त्योहारों के लिए अनुमति देना है, आपदा कोई प्रबंधन हो गया है, कोई दंगे हो गए हैं, कोई CLG की मीटिंग हो रही है, और अंडर में जो पुलिस थाने और सर्किल हैं उन कार्यालयों का निरीक्षण है, ये सारा काम SP के अंडर में उसके जिले में होता है। एक कमिश्नरेट प्रणाली और शुरुआत हुई 1 जनवरी 2011 को। इसको जयपुर और जोधपुर में शुरू किया गया था। और इसमें कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली में क्या है कि वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं IG लेवल के, उनको कमिश्नर बनाया और उन कमिश्नर साहब को
कलेक्टर के समान ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। हमने कलेक्टर की आपको शक्ति बताई ना मजिस्ट्रेट के रूप में लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के लिए, तो वो पुलिस की शक्तियां एक तरह से। तो बड़े जयपुर और जोधपुर जिले में कमिश्नरेट प्रणाली है, उसमें जो आईजी स्तर का पुलिस सेवा का जो अधिकारी है उसको कलेक्टर के समान की ही शक्तियां दी गई और ये कमिश्नर कहलाता है वो। इसका भी काम थोड़ा सा ये है कि कलेक्टर का जो कार्यभार है वो थोड़ा सा कम हो जाए और कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के बीच में थोड़ा सा अच्छा समय समन्वय हो जाए और त्वरित कार्रवाई हो जहां जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये हमने जिला प्रशासन की बात की आपसे। राजस्थान के प्रशासन की हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों पे हम और चलेंगे, उनको हम लें। उसके पहले दो तीन चीज़ें मैं और बताऊं कि राजस्थान का जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, उसमें बहुत मोटे तौर पे चलिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है आरपीएससी, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं आरएस का। इसमें संविधान का जो भाग 14 है, देखिए ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, जब आरएस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो संविधान का जो भाग 14 है उसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी के प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 315 में ये कहा गया है कि संघ में तो यूपीएससी होगा, स्टेट में स्टेट पीएससी होंगे, राजस्थान में आरपीएससी जिसको कहते हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। इसी तरह से इसमें कैसे सदस्य बनेंगे, कैसे उनकी पदावधि होगी, क्या कर्तव्य होंगे, ये सब अनुच्छेद 315 से लेके 16, 17, 316, 317, 318, 19, 20, 21, 22, 323 तक इसकी बात है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात करें, इसका एक अध्यक्ष है, कुछ सदस्य हैं और संविधान में सदस्य संख्या की भी कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन इसका निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक से करता है। आज अगर हम बात करें तो अध्यक्ष हैं और 7 सदस्यों के संग काम कर रहे हैं। योग्यता इनके लिए कोई विशिष्ट रूप से अलग मेंशन नहीं है, लेकिन एक शर्त जरूर है कि कुल सदस्यों में आरपीएससी में 1/2 सदस्यों ने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक का काम किया हो, ऐसा सदस्य बनाइए। कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 60 या 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र है, जो भी पहले हो जाए। कुछ सेवा शर्तें राज्यपाल ने इनकी तय की हैं। इनको पद मुक्त भी किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जाता है। यूपीएससी की सिफारिश के आधार पर कई कारण हो सकते हैं, दिवालिया घोषित हो गया है, कहीं बाद वेतन भोगी रोजगार में जुड़ गया है, मानसिक शारीरिक दुर्बलता वगैरह है, इनके आधार पे आरपीएससी भी स्वतंत्र रूप से काम करे और इंडिपेंडेंट होकर फेयर सिलेक्शन करे, इसके लिए आरपीएससी अपना काम देखती है। और आरपीएससी की शक्ति और कार्य जो हमने आपको बताया उसमें यही है कि राज्य सेवा की जो नियुक्तियां हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित करो और कार्मिक प्रबंधन जो है पर्सनल, उसमें राजस्थान सरकार को कोई अगर सहायता की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, तो आरपीएससी सलाह भी देती है। कुछ तथ्य और बात करें हम कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की हम बात करें तो स्वतंत्रता के पहले, आजादी के पहले केवल 3 प्रांतों, जो इन 3 प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। 3 प्रांतों में, जयपुर में, जोधपुर में और बीकानेर में। और स्वतंत्रता के बाद 20 अगस्त 1949 को जयपुर में पूरे स्टेट लेवल पे आरपीएससी का गठन हुआ। इसमें शुरू में अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे और मुख्यालय इसका अजमेर में किया गया और इसका मुख्यालय अजमेर में होने के बाद आज भी अजमेर में ही चल रहा हो। और इसमें कैलाश चंद्र मीणा आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, कैलाश चंद्र मीणा अध्यक्ष हैं, अभी कार्यवाहक हैं। कुछ सदस्य हैं इनके साथ, संगीता आली, मंजू शर्मा, केसर सिंह राठौड़, अयूब खान, ये सदस्य हैं। और वर्तमान सचिव रामनिवास मेहता आईएएस हैं। प्रथम अध्यक्ष जो आरपीएससी के थे वो सर एस के घोष थे। ये हमने पीएससी के बारे में बात बताई।
राज्य निर्वाचन आयोग है जो राजस्थान में इलेक्शन करवाता है नगर पालिकाओं के, पंचायत के। राज्य चुनाव आयोग का गठन 17 जुलाई 1994 को हुआ था और इसकी जो राज्य चुनाव के आयुक्त है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। 5 वर्ष की उसकी अवधि होती है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, सेवा शर्तें वगैरह भी राज्यपाल निर्धारित करता है। राज्यपाल इसको पद मुक्त भी कर सकता है। भत्ते और राज्य भत्ते वगैरह इसको राज्य सरकार की ओर से दिए जाते हैं। राजस्थान में पहला चुनाव निर्वाचन विभाग द्वारा वर्ष 1963 में कराया गया था और राज्य में अब तक 11 पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं और राज्य में अब तक 13 शहरी स्थानीय निकाय उनके चुनाव हो चुके हैं। वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, नवीन महाजन उनका नाम है। इसी तरह से एक राजस्थान राज्य वित्त आयोग है, आरएसएफसी। आरएसएफसी को भी नियुक्ति जो होती है वो राज्य सेवा नियुक्ति के लिए ये कुछ परीक्षा भी आयोजित करता है, कार्मिक प्रबंधन भी देखता है, ये सारी चीजें। एक राजस्थान राज्य वित्त आयोग है। राज्य वित्तीय आयोग में राजस्थान में अब तक 6 आयोग गठित किए जा चुके हैं और छठा जो राज्य वित्तीय आयोग जो भी है वो 12 अप्रैल 2021 को बना। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। अभी अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह काम कर रहे हैं, 2020 से 25 तक काम करेंगे। ये हमने इसकी बात की थी। अन्य कुछ जो निकाय काम कर रहे हैं देश में, राजस्थान में एक राजस्थान के कुछ गैर संवैधानिक निकाय, कुछ और इंपॉर्टेंट सिस्टम की मैं बात करूं। राजस्थान में लोकायुक्त, राजस्थान में प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-1970, इसने एक अनुशंसा की और कहा कि नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का गठन कीजिए। तो राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को हुई और लोकायुक्त का काम यह है कि मेरिट सिस्टम के जो प्रहरी हैं, चौकीदार हैं, राज्य सेवा नियुक्तियों के लिए ये परीक्षा आयोजित वगैरह होती है और ये लोगों की जो शिकायत है नागरिकों की उनका निवारण करते हैं राजस्थान लोकायुक्त। इनका उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचार के उद्देश्य से अगर कोई अधिकारी गड़बड़ कर रहा है तो लोकायुक्त उसकी जांच करता है। हमने इसके बाद एक और चर्चा हम करेंगे। एक आयोग और है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार जो हैं उनकी संरचना में यह है कि इसका एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होता है। समिति में मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राज्य के गृह मंत्री हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। वेतन भत्ते हटाना करना ये सब राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पे करता है। इस प्रकार राजस्थान राज्य के अंदर भी एक मानवाधिकार आयोग काम करता है जो मानव अधिकारों का जहाँ कहीं उल्लंघन हो रहा है उसकी शिकायतों को देखता सुनता और कार्यवाही करता है। ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इस प्रकार लोगों के मानव की अधिकारों की सुरक्षा करता है। एक राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था उसमें ये कहा था ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार जो काम कर रही है उसकी सूचना किसी को भी मालूम होनी चाहिए कहाँ क्या काम हो रहा है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों की स्थापना की जाए। ये उस अधिनियम ने कहा कि केंद्र लेवल पे भी कीजिए आप और राज्य सूचना आयोग भी कीजिए। तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग भी काम कर रहा है। इसमें भी वही है कि इसकी नियुक्ति जो होती है वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होती है कि लोगों को अगर सूचना मांगी जा रही है तो वो दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। इसकी भी इसी तरह की शक्तियां हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का स्थापना 13 अप्रैल 2006 में हुई, राजस्थान राज्य सूचना आयोग की। और ये नीचे के लेवल पे अगर कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है किसी नागरिक को तो उनके निर्णयों पे की अपील भी ये सुनता है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। और प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे राजस्थान के एमडी कोरानी, श्री एमडी कोरानी आईएएस थे। ये प्रथम सूचना आयुक्त राजस्थान के बने और वर्तमान में
राज्य के सूचना आयुक्त, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वो है मोहन लाल लाठर। और उसके बाद वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त, जो अन्य मुख्य सूचना आयुक्त के बाद कुछ अन्य उनके सहायक सूचना आयुक्त भी है। अभी सुरेश चंद्र गुप्ता हैं, महेंद्र कुमार पारक हैं, टीकाराम शर्मा हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005 जो है, वो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार को एंश्योर करने के लिए सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया है। ये सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को रेगुलाइज हो गया और 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। इसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट की सूचना, किसी भी सूचना आप किसी से मांग सकते हैं। तो केंद्र स्तर पर भी ये इसका सूचना आयोग काम करता है और राज्य स्तर पर भी करता है। एक हम कुछ विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर की बात करें। विधिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है? वे अधिकार जो किसी व्यक्ति को जो विधिक प्रणाली है उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी ये वे अधिकार हैं जिन्हें मानव कानूनों द्वारा परिवर्तित, निरस्त और प्रतिबद्ध किया जाता है। विधिक अधिकार नागरिक को मिलते हैं और विधिक अधिकार के प्रकार में एक आता है नागरिक अधिकार। कि नागरिक अधिकार मतलब ये है कि हमको, प्रत्येक व्यक्ति को एक सभ्य सामाजिक जीवन, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार का एक, हर इंसान को एक नागरिक अधिकार है। और ये नागरिक अधिकार भी यहाँ दिया गया है। उसमें राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मानव और कानून के अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम का अधिकार है, राजस्थान सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी का अधिकार है, राजस्थान सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है। इस सब के लिए एक नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर लागू किया गया, जो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सेवाओं के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या जानकारी होगी, क्या सलाह है, क्या अगर कोई भेदभाव होता है, क्या शिकायत निवारण होता है, ये सारी चीजों को नागरिकों से संबंधित पूरा अधिकार पत्र जारी किया गया है। और ये नागरिक अधिकार पत्र की देखा जाए तो अवधारणा जो थी 1991 से पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा की गई थी, ये भी हमारे यहाँ लागू है। तो भारत में भी नागरिक अधिकार पत्र लागू हुआ है और राजस्थान राज्य में भी नागरिक पत्र का जो चार्टर, नागरिक चार्टर है, वो हमारा लागू है। ये सारी चीजें राजस्थान के बारे में हमने आपको बताई। यहाँ हमारा ये व्याख्यान खत्म होता है। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये RS प्रीलिम एग्जामिनेशन के अलावा भी सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए ये लेक्चर्स हैं। अभी आपका रिवीजन चल रहा है RS प्रीलिम के लिए, मुझे लगता है रिवीजन से भी एक कदम आगे ये लेक्चर्स आपके लिए फिनिशिंग टच के रूप में काम करेंगे। इसका लाभ आपको मिले, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।